हेलो गाइस। हम लोग आज जीएसटी के अंदर जीएसटी सीमा फाइनल का स्टडी मटेरियल करेंगे। वैल्यूएशन चैप्टर चौथा नंबर चैप्टर है, जिसमें वैल्यूएशन और उसके ब्रैकेट में एडवांस लिख दिया है। एडवांस का लिखा है कि हम लोग इसको इंटर में इसके बेसिक नॉलेज के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। बाकी इसमें मतलब कि पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, हाई लेवल का एनालिसिस करेंगे, केस स्टडी करेंगे। हर हर क्वेश्चन का, हर सेक्शन का उस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन किसको कहते हैं, स्पेसिफिक वैल्यूएशन रूल क्या है, इसके रिगार्डिंग केस स्टडी क्या है, और की एडवांस रूलिंग एआर में क्या क्या प्रोविजंस है उसके बारे इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें कि इससे इसको पढ़ने से हमको क्या मिलेगा। इसे कोई भी वैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं, कोई भी जीएसटी का ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे कि हमने सामान बेचा, आपने खरीदा, तो उसमें उसका क्या वैल्यूएशन होना चाहिए। मान लीजिए कि दोनों अनरिलेटेड पार्टी है, तब तो हम बता देंगे कि ये मोबाइल हमने बेचा है, ये मोबाइल देखिए एप्पल का है, इस मोबाइल को हमने किसी दूसरे को बेचा है, ये मोबाइल 1 लाख का है। तो 1 लाख का मोबाइल हम किसी अनरिलेटेड पार्टी को दे रहे हैं, तो पता है कि इसका मतलब कॉस्ट जो होगा 1 लाख होगा, इस पे जीएसटी अपना लगा देंगे। अब मान लिया किसी रिलेटेड पर्सन को दे रहे हैं, तो उसको कुछ कम में देंगे उसको, तो उस पर उसका क्या वैल्यूएशन होता है वही इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये स्टडी नोट्स का क्या क्या इसमें पढ़ना है, लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा है कि जीएसटी वैल्यूएशन पढ़ेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो भी इसमें पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। ये वैल्यूएशन चैप्टर है। ठीक है, वैल्यूएशन चैप्टर में इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम लोग ऊपर से पढ़ते हैं क्या है, लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या लिखा हुआ। अ वैल्यू ऑफ सप्लाई इन कॉमन टर्म्स इज नथिंग बट द अमाउंट पेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई टू द सप्लाई इन कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। मतलब वही कह रहा है, जैसे हमने इस मोबाइल को किसी दूसरे को बेचा, तो हम क्या है कि हम सप्लायर हो गए, लेने वाला क्या हो गया, लेने वाला क्या हो गया, वो रिसिपिएंट हो गया। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, कोई ए है, ये बी को बेच रहा है। ठीक है, अब ए बी को मोबाइल दे रहा है, तो ए क्या हो गया, सप्लायर हो गया, और बी क्या हो गया, बी हमारा रिसिपिएंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा, जो कंसिडरेशन तय होगा, उसको हम लोग ट्रांजेक्शन वैल्यू करेंगे कहेंगे। ठीक है, इसी इसी वैल्यूएशन को डिटरमाइन करने के लिए तरह तरह का रूल बनाया गया है, तरह तरह का कुछ इसमें रूल्स दिए गए हैं, उसको हम लोग स्टडी करेंगे बाद में। ठीक है, इसमें पहला एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या है। मिस्टर ए गोज टू अ शॉप ऑफ मिस्टर बी एंड परचेज टेलीविजन। एक आदमी है, वो बी के दुकान पे गया और परचेज किया, क्या किया, टेलीविजन किया। ही पे 50,000 एज अ कंसिडरेशन, 50,000 उसको टीवी के बदले में पैसा पे किया। 52 इंच का टीवी था। ठीक है, प्लस जीएसटी, उसमें जीएसटी दिया। अब एमआरपी क्या है प्रोडक्ट का, 65,000 रुपया। ठीक है, डिस्काउंट टू ऑफर टू बायर, बायर को डिस्काउंट कितना दिया, 15,000। एज पर सेक्शन 51 द वैल्यूएशन विल बी एज द ट्रांजेक्शन वैल्यू बेसिस। हमारा वैल्यूएशन का जो सेक्शन, पहला सेक्शन है 15 सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि वैल्यूएशन विल बी ट्रांजेक्शन वैल्यू, जिस वैल्यू पे हमने ट्रांजेक्शन किया है, एमआरपी को छोड़ देंगे, जिस पे हमने ट्रांजेक्शन किया है वही हमारा वैल्यूएशन होगा, एज पर एसेसेबल वैल्यू होगा, एज पर जीएसटी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा। और इसी पे जो अप्लीकेबल रेट जैसे 14% बोल रहा है और सीजीएसटी 14% बोल रहा है, तो वो लगा के 7,000 लगा देंगे तो 64,000 होगा यार। ठीक है, इनवॉइस प्राइस शुड बी नॉट इंक्रीज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस।
जो हमारा इनवॉइस प्राइस है वो मैक्सिमम रिटेल एमआरपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। If a not maintain sole consideration for sale, they are related person, then valuation is based on determined on the supply rules। अगर मान लिया कि ये रिलेटेड पर्सन होता तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल है उसके अनुसार करेंगे कि इसका क्या वैल्यूएशन होगा। हम लोग इसको 31 से लेके 37 तक वैल्यूएशन रूल देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्या है, सेक्शन 15 को एक्सप्लेन किया है बाय द डायग्राम। अभी बाय डायग्राम इसको एक्सप्लेन किया है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि मतलब होता क्या है, कैसे हम लोग करते हैं। अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन है तब, अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन है तब क्या होगा, अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तब क्या होगा। इसमें लिखा हुआ है कि प्राइस इज सोल कंसिडरेशन if yes then supplier recipient are not related। अगर नहीं सोल कंसिडरेशन नहीं है इसका मतलब रिलेटेड है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बायर एंड सप्लायर क्या है, बायर सप्लायर और रिसिपिएंट क्या रिलेटेड नहीं है, तब उसका हम लोग वैल्यूएशन कैसे करेंगे, उसका वैल्यूएशन क्या करेंगे, उसका वैल्यूएशन क्या देखेंगे कि क्या उसका अथी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है। अगर कोई अदर देन जीएसटी टैक्स पेमेंट हुआ है तो उसको भी ऐड कर देंगे, ड्यूटीज ऐड कर देंगे, चार्जेज ऐड कर देंगे। अगर सप्लायर कोई है तो उसमें मतलब कि रिसिपिएंट के बिहाफ पे कुछ सप्लाई कर रहा है, जैसे हमने क्या किया, ए को बी को सप्लाई किया। अब बी क्या कर रहा है, ए को कुछ किसी चीज का बिजनेस कर रहा है, मान लिया राइस का बिजनेस कर रहा है, तो उसके पैसा के बदले में राइस दे दिया उसको, तो उसको हम लोग कंपनसेट कर देंगे और कुछ कमीशन पैकिंग है उसको भी जोड़ देंगे। अगर इंटरेस्ट और लेट फी और पेनाल्टी फॉर डिले पेमेंट, अगर पेमेंट का कुछ हमारा तय हुआ है कि इस बीच में हम पेमेंट दे देंगे, इस बीच में पेमेंट नहीं देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर इंटरेस्ट लेंगे, तो उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट हम इंटरेस्ट पे लिए हैं, लोन लेके लिए हैं, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हमारा वैल्यूएशन का पार्ट नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी देता है तो इसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर कोई डिस्काउंट वगैरह है तो उसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी सब सारे चीज को मिला के जो हमारा बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड पर्सन, ठीक है। अगर रिलेटेड पर्सन है तब क्या होगा, इसमें अलग अलग वैल्यूएशन रूल है। वैल्यूएशन रूल 27 है, रूल 28 है, रूल 29 है, रूल 30 है, रूल 31 है। अब रूल 27 में क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। अब देखेंगे क्या वैल्यूएशन 27 क्या कह रहा है, प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन एंड बायर एंड सप्लायर आर नॉट रिलेटेड पर्सन, ठीक है। दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं है, तब रिलेटेड पर्सन है तब हम लोग क्या करेंगे, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, पार्टली इन कैश पार्टली इन मनी है, तब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, मतलब पूरा पैसा नहीं है, कुछ हम लोग क्या किए, कुछ हम लोग मनी में दिए, कुछ हम लोग अथी में दिए, कुछ हम लोग कैश में दिए, कुछ हम लोग इन काइंड दिए। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, एक कंप्यूटर का दुकान है, ठीक है। कंप्यूटर से दुकान, हम एक सीए हैं, सीए कंप्यूटर के दुकान से हमने कंप्यूटर मंगाया आईटीआर फाइल करने के लिए, ठीक है। हमने उसको बिल किया 1,10,000 का, अब उसने कंप्यूटर दिया 1,20,000 का, तो ये जो एडजस्टमेंट है हम लोग उसको देख के कर लेंगे, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई निकालेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोग देख लेना कि ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, उस सप्लाई का ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उसका इक्वल मनी के इक्वल में क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसका काइंड का वैल्यू क्या हो सकता है। अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो हम लोग रूल नंबर 31 पे चले जाएंगे। रूल नंबर 31 हम लोग क्या कहता है कि हम लोग का जो डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू होगा वो टोटल कॉस्ट पे होगा, ठीक है। अब रूल नंबर 28 क्या कह रहा है कि अगर आप रिलेटेड पर्सन को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स
एंड सर्विसेज, value of supply of goods and services both between distinct and related person other than agent। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देख रहे हैं चैप्टर में क्या होना चाहिए इसमें। वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड और रिसीव थ्रू द एजेंट, एजेंट के थ्रू अगर रिसीव करेंगे तब क्या होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन कॉस्ट, हम रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अब पता ही नहीं चल रहा है कि हम इसको क्या वैल्यूएशन करेंगे, तो उसको बेस्ड ऑन कॉस्ट करेंगे। जैसे हम लोग कैश फोर पढ़ते हैं, कैश फोर के अनुसार उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। अब एक शेड्यूल मेथड डिटरमिनेशन ऑफ, अब इस सब में से सारा में से नहीं होगा तो एक अलग मेथड निकाल लेंगे, वो मेथड को हम लोग देखेंगे क्या होता है। उसके बाद आए तो रिलेटेड पार्टी हम लोग बोलते हैं किसको, सेक्शन 51 एक्सप्लेनेशन में क्या है कि हम लोग रिलेटेड पार्टी बोलते क्या है। सच पर्सन, सुनिए पहले क्या होता है। पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड, पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड इफ, अगर कोई भी पर्सन है उसको हम रिलेटेड मान लेंगे यदि सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, एक दूसरे बिजनेस का कोई पर्सन है या उसका ऑफिसर है या डायरेक्टर है तो उसको हम लोग रिलेटेड पार्टी एज्यूम कर लेंगे। मान ले कि ए एंड बी दो कंपनी है, दोनों कंपनी का ऑफिसर जो है एक दूसरे कंपनी में काम करता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वो रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज एज द पार्टनर इन द बिजनेस, अगर लीगली रिकॉग्नाइज है पार्टनर के रूप में, बिजनेस के रूप में, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, वो भी हमारा रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन है तो वो भी हमारा रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। अगर कोई ऐसा कंपनी है जिसका हम 25% से ज्यादा उसका आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक शेयर हम लोग होल्ड करते हैं तो भी हमारे रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल टू अदर, एक दूसरे को अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो भी हमारे रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, अब हम हैं किसी तीसरे आदमी के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, हम और एक और आदमी है, दोनों तीसरे आदमी के कंट्रोल में आ रहे हैं तो तीनों एक दूसरे के रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, अगर सेम फैमिली के मेंबर हैं तो भी रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। पर्सन इंक्लूड्स ऑल्सो लीगल पर्सन, पर्सन कहने का मतलब सिर्फ आदमी ही नहीं होगा, लीगल पर्सन जैसे कंपनी हो गया, फर्म हो गया, एलओपी हो गया, दीज आर ऑल्सो द पर्सन। लास्ट पॉइंट हम लोग सी पॉइंट देखते हैं। पर्सन हु आर एसोसिएटेड इन द बिजनेस ऑफ वन अनदर in the sole agent or sole distribution or sole conciliary however describe of one another shall be related person। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, किसी को हम डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त किए हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, रिलेटेड पर्सन को हम लोग इलस्ट्रेशन 1 के चैप्टर में देखते हैं कि क्या होता है। अब आता है डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रांजेक्शन, किसको कहते हैं, ये तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखें। एवरी प्ले ये सेक्शन 25 में डिस्क्राइब किया गया है कि क्या होता है। ये जो है सेक्शन 25 में डिस्क्राइब किया गया है कि क्या होता है। ठीक है, एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ए पर्सन वेयर सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड फॉर आउटपुट सप्लाई विल बी कंसीडर्ड एन डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर मान लिए कि हम हैं, मेरे पास नंबर, एक पैन कार्ड नंबर है, हमने क्या किया कि जितने बिजनेस प्लेस है सबके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन हम लोग ले लिए तो उसको हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। मतलब एक हम राहुल कुमार दो बिजनेस करते हैं, एक तो हम सीए हैं उसका काम करते हैं, दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल का डीलर है, मोबाइल भी काम करते हैं, मोबाइल में भी काम करते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं तो दिस पर्सन इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। दोनों जो जीएसटी हमारा होगा उसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में बोलेंगे। अब सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन और रिक्वायर्ड ऑब्टेन वन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन विल बी ट्रीटेड डिस्टिंक्ट पर्सन। कोई ऐसा पर्सन है कि एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले चुका है एक स्टेट में या एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में तो उसको हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे फॉर दिस पर्पस।
अब तीसरा सेक्शन 25 सब सेक्शन 5 क्या कहता? अ पर्सन हु ऑब्टेन और रिक्वायर्ड ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट हैज अनदर स्टेट यूनियन टेरिटरी और सच स्टेट सच भी टीचर डिस्ट्रिक्ट, मतलब कोई एस्टेब्लिशमेंट है, कोई कंपनी है, वो टाटा एक कंपनी है, जाके जमशेदपुर में रजिस्टर्ड है, सेम कंपनी यहाँ बिहार में रजिस्टर्ड है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, हरियाणा में रजिस्टर्ड है, तो उसको भी हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। थैंक यू। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देख रहे हैं स्पेसिफिक वैल्यूएशन रूल क्या कहता है। स्पेसिफिक वैल्यूएशन रूल क्या कहता है? अब सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 में क्या कहता है? सोल कंसिडरेशन होगा हमारा, वही क्या होगा हमारा? ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई या वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू कहेंगे। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है अंडर द जीएसटी वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, द प्राइस इज अ सोल कंसिडरेशन वेदर वेयर बायर एंड द रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। अगर बायर सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलेंगे जीएसटी के अंदर। ठीक है, सोल कंसिडरेशन मीन्स बाय पेइंग जीएसटी ऑन सच ट्रांजैक्शन देयर इज नो रेवेन्यू लॉस पेपर, मतलब सोल कंसिडरेशन उसको बोलते हैं जिसपे हम लोग जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब जो प्राइस हम पे कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू। उसी पे हम लोग वही वाला मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा, उसको हम वैल्यूएशन कर देंगे। अब सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लाउज ए में क्या कहता है कि प्राइस के अलावा, ट्रांजैक्शन वैल्यू के अलावा कोई टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी, चार्ज अगर किसी भी अदर लॉ के द्वारा हम देते हैं अदर देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईटीजीएसटी और कंपनसेशन सेस, तो हमारा वो वैल्यू में ऐड हो जाएगा। मान लिए कि हमने बाहर से गुड्स इंपोर्ट किया, ठीक है, 1 लाख का गुड्स है, उसमें हम कस्टम ड्यूटी दिए 10,000, तो गुड्स हमारा हो जाएगा 1,10,000 का। ठीक है, उसके बाद उस पर हम लोग सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जैसा जो लॉ अप्लीकेबल होगा उसके अनुसार हम लोग फिट बैठा देंगे। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला इलस्ट्रेशन है। पहला इलस्ट्रेशन में क्या देखते हैं कि लायबिलिटी हमारा क्या होगा। एक इलस्ट्रेशन है, टिकट पे है, मूवी टिकट पे है। तो एडमिशन ऑफ ट्रू थिएटर नाम की एक कंपनी है, ठीक है, थिएटर सिनेमा दिखाती है, ठीक है, और 90 रुपये टिकट तमिल टिकट का देता है और 90 रुपये टिकट हिंदी मूवी का देता है, प्लस इंटरटेनमेंट टैक्स 10% है, तमिल मूवी पर 20% है। ठीक है, इन नवंबर द थिएटर सोल्ड 2000 टिकट इन तमिल मूवी और 1500 टिकट इन हिंदी मूवी। थिएटर में क्या हुआ कि 200 हम लोग क्या किए कि 2000 तमिल का और 1500 हिंदी मूवी का। ठीक है, ये हो गया। अब जब फाइंड द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी 18% और 28%। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा हिंदी मूवी पे है जो वो 18% है और 28% है अप्लीकेबल रेट। अब हम लोग कैसे क्या करेंगे? हमारा 90 रुपया क्या है? 90 रुपया थिएटर का प्राइस है। तमिल मूवी पे कितना एंटरटेनमेंट टैक्स लग रहा है? 10%। ये अदर देन जीएसटी है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांजेक्शन वैल्यू में जोड़ेंगे। तो 90 का 10% कितना हो जाएगा? 9 रुपया हो जाएगा। तो 99 रुपया हो जाएगा क्या इसका? 99 रुपया हो जाएगा इसका थिएटर का पर टिकट कॉस्ट। ठीक है, इस पे हम लोग जीएसटी लगाएंगे। तो हमारा तमिल मूवी का रेट क्या होगा? 99 रुपीज प्लस 2000 टिकट, दोनों मिलाएंगे तो 1,98,000 टोटल हिंदी मूवी का तमिल मूवी का कलेक्शन आएगा। अब चलते हैं हिंदी मूवी पे। हिंदी मूवी पे 20% इंटरटेनमेंट टैक्स है। ठीक है, तो 90 का 20% कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 90 का 20% कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जोड़ लेंगे तो ये 108 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 9 दूना 18, 90 प्लस 18, 108 रुपया। ठीक है, सही है। 108, 1500 टिकट बिका तो टोटल 1,62,000 हो जाएगा।
इसके अकॉर्डिंग हम लोग जीएसटी का लायबिलिटी देख लेते हैं। यही आपका अवधि दिया हुआ है। एक इस पे इंटरटेनमेंट टैक्स 9 रुपया, इस पे 18% है, देख रहे हैं ना। पर टिकट तमिल मूवी का 90 रुपया है, हिंदी मूवी का 90 रुपया है। इंटरटेनमेंट टैक्स इस पे 10% है तो 9 रुपया है। हिंदी मूवी पे इंटरटेनमेंट टैक्स 20 रुपया है तो 18 रुपया है। दोनों मिला देंगे तो टैक्सेबल 99 रुपये 108 रुपया हो जाएगा। एक पे तमिल मूवी पे 18% जीएसटी है और हिंदी मूवी पे 28% जीएसटी है। The supplier made by recipient on the behalf of supplier 15 subsection 2, the transaction value includes amount which is supplier is so liable and pay but it is paid by the recipient of supply। अब दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। दूसरा इलस्ट्रेशन क्या कहता है, मिस्टर राम है और मिस्टर लक्ष्मण है, दोनों एक दूसरे के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। किसमें हो रहा है, मिस्टर राम के बीच में हो रहा है और मिस्टर लक्ष्मण के बीच में हो रहा है। ठीक है, मिस्टर राम और मिस्टर लक्ष्मण के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, मिस्टर राम मिस्टर लक्ष्मण को 2.5 लाख में एक गुड्स बेच रहा है। ठीक है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मिस्टर राम इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर गुड्स एट द प्रीमाइसेस ऑफ लक्ष्मण। एग्रीमेंट के अनुसार क्या है कि मिस्टर राम जो है वो मिस्टर लक्ष्मण के अथी पे प्लेस पे प्रीमाइसेस पे उसको डिलीवर करेगा। राम हायर ट्रांसपोर्टर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, अब ये क्या किया, हायर किए। ठीक है, और उसको ट्रांसपोर्टर को 2500 रुपया दिए। अब देखिए ये ट्रांजेक्शन वैल्यू 2.5 लाख का जो है, इस पे हम लोग क्या किए हैं, 2500 रुपया का हम लोग क्या किए हैं, फ्राइट पेड किए हैं। कौन पे किया है, रिसिपिएंट पे किया है। इस पे लिखा हुआ है मिस्टर लक्ष्मण पेड टू ट्रांसपोर्टर। एग्रीमेंट के अनुसार किसको पे करना था, राम को पे करना था, लेकिन पे कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्टर पे कर रहा है। यानी टोटल वैल्यू इसका जो हो जाएगा 2,52,500 हो जाएगा। इसमें 2500 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो लगा है उसको हम जोड़ देंगे, क्योंकि अदर देन ये पूरे सप्लाई का खर्चा है इसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग एक केस देखते हैं। इसमें क्या, एक सर्कुलर है सेंट्रल गवर्नमेंट का टीसीएस के रिगार्डिंग। हमने क्या किया, कभी आप लोगों ने व्हीकल खरीदा होगा, कार खरीदा होगा, 4 व्हीलर खरीदा होगा 10 लाख से ऊपर का, तो उस पर 1% का टीडीएस कटता है। ठीक है, अब तो टीडीएस भी तो क्या है कि अदर लॉ के अनुसार है, अदर देन जीएसटी और जीएसटी लॉ है, तो क्या ये ट्रांजैक्शन वैल्यू में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो यही स्पेसिफाई करता है, ये जो सर्कुलर है यही हमारा स्पेसिफाई करता है कि ये जो इनकम टैक्स प्रोविजन के अनुसार जो हम टीसीएस डिडक्ट करते हैं वो हमारा ऐड नहीं होता है, लेकिन अदर टैक्सेज एंड ड्यूटी जो होगा उसको हम लोग ऐड करेंगे। देखिए आगे एक एग्जांपल दिया है, इसमें क्या है, मिस्टर, क्वेश्चन पढ़िए, मिस्टर मोटर व्हीकल वर्थ 20 लाख सोल्ड बाय सुंदर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदर प्राइवेट लिमिटेड 20 लाख में क्या किया है, मोटर व्हीकल सोल्ड किया है टू कस्टमर रिटेल मार्केट फॉर 5 लाख। ठीक है, टू अ कस्टमर इन रिटेल मार्केट एंड फिर विच 5 लाख है पेड इन कैश बैलेंस बाय द चेक। 5 लाख कैश में पे किया, बैलेंस चेक में पे किया। अब टीसीएस के अनुसार, इनकम टैक्स के अनुसार इसमें अथी देना है, तो हु विल रिक्वायर टू कलेक्ट टैक्स, तो सुंदर प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायर टू कलेक्ट टैक्स। अब इस पे पूरा एक समरी दिया है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें पूरा लिखा हुआ कौन कौन टैक्स देगा, कितना परसेंट देगा, 1% देगा 20 लाख पे, 1% 20,000 होता है। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब कॉस्ट व्हीकल का कितना था, 20,000, इस पे टीसीएस ऐड हुआ है 20,000। ठीक है, सब टोटल होगा कितना, 2,20,000। लेकिन हमारा जीएसटी के अनुसार जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा वो 20 लाख ही होगा। ठीक है, उस पे हम लोग 28% का जो भी रेट, जैसा भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग 5,60,000 दे देंगे। ठीक है, तो ये 25,80,000 हमारा क्या हो जाएगा, इनवॉइस प्राइस हो जाएगा। इसमें 20,000 जो है, 20,000 पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा,
ये टीसीएस कलेक्ट हुआ है, ठीक है। ये एफओसी सर्कुलर है, इतना नीड नहीं है हम लोग को, आगे हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए मिस्टर मिस्टर ए सप्लाई, एक मिनट,